औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025। स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग कंप्लीट चैप्टर नंबर 14, जितना भी आपका चैप्टर नंबर 14 है ऑप्टिक्स के बारे में, वो सब का सब इस एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश है कि आप कानों में हेडफोन लगा के आराम और सुकून से बैठ जाएं और आराम से लेक्चर के मज़े लें। और इसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस एकेडमी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको डायरेक्ट मेंटोरशिप मिलेगी हमारी। एक बात हमारी मेरी हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है बात, वो ये है कि अगर मैं किसी से भी बच्चे से पूछूंगा कि ऑप्टिक्स क्या होती है, उसको पता है कि ऑप्टिक्स क्या होती है, लेकिन स्टूडेंट ए के मार्क्स उस क्वेश्चन में 3/3 और दूसरे के मार्क्स 1/3 क्यों आते हैं? इसके पीछे वजह होती है पेपर अटेम्प्टेशन, कि आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। कॉन्सेप्ट सबको आते होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, लिखना नहीं आता, मवाद उतना नहीं आता। और इसी के लिए होती है मेंटोरशिप, इसी चीज़ के लिए होती है एकेडमी, जो आके आपको गाइड करेगी। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, डेली की बेस पे आपके टेस्ट सीरीज होंगे, ताकि आपकी गलतियां पता चलेंगी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। मेन चीज़ तो टेस्ट सीरीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ भी इसमें शामिल होगी। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी इस एकेडमी को ज्वाइन करने से। जो नंबर आपके पास लिखा आ रहा है, आप इसके ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट आपने जो ज्वाइन करना है, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो सा भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी सिंगल डिले। लेट्स गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑप्टिक्स राइट हियर। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स इज द साइंस ऑफ लाइट। लाइट की साइंस के बारे में, यानी कि लाइट क्या होती है, ये हमें बताती है कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है, ये हमें बताती है कि वो किस तरह से मूव करती है, या फिर लाइट किसी भी और चीज़ों के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करती है। ऑप्टिक्स के अंदर हम लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे, मिरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और इंसानी आंख के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। लाइट बहुत ज़रूरी है। हम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख सकते हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ इससे चीज़ें नहीं देख सकते। इससे हम लोग और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, कैमराज, फोटोग्राफी, माइक्रोस्कोप्स, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को देख पाएँ, टेलीस्कोप ताकि स्टार्स तक की रसाई पहुँच सके, फाइबर ऑप्टिक्स ताकि सिग्नल्स भेज सकें, सोलर ओवन्स बना रहे हैं ताकि हम लोग खाने को अच्छे से कुक कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। लाइट के बगैर हमारी ज़िंदगी एग्जिस्ट ना करें, प्लांट मर जाएँ क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आएगी। सो सबसे पहला रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन कब होती है? रिफ्लेक्शन हैपन्स व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस एंड बाउंसेस बैक। एक चीज़ के साथ जाके लाइट टकराई और वापस आ गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैन ट्रैवल इन 3 वेज। 3 वेज में लाइट ट्रैवल कर सकती है। डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स टू अवर आइज, लाइक डायरेक्टली सोर्स से आंखों में आ रही है, जैसे सूरज की रोशनी को देख पाते हैं। थ्रू मटेरियल्स लाइक एयर और ग्लास, एयर और ग्लास में से होकर हमारी आंखों में आ सकती है। आफ्टर बाउंसिंग ऑफ अ सरफेस, किसी चीज़ के साथ टकरा के वापस आ सकती है, जिसको रिफ्लेक्शन भी कहते होते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज। लाइट किसके अंदर ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइंस के अंदर ट्रैवल करती है, जिनको रेज कहते होते हैं। हम लोग रे डायग्राम्स भी यूज़ करते होते हैं ताकि हम लोग दिखा सकें कि किस तरह से लाइट हमारे पास मूव कर रही है। रिफ्लेक्शन के अंदर चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको देखने की जरूरत है। सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल होता है 90 डिग्री का एंगल। इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे हम लोग कहते होते हैं उस रे को, दैट रे दैट कम्स फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड हिट्स द सरफेस। जो डायरेक्ट लाइट सोर्स से आ रही है, समझे बल्ब है जिससे भी आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, यानी कि जो एंगल दरमियान में बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। नॉर्मल इस तरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, जो वापस चली जाएगी बाउंस करके हमारे पास टकराने के बाद, वो रिफ्लेक्टेड रे है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से वो आई, जिस एंगल से वो वापस गई, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, कि उस एंगल से वो चली गई। तो एंगल, वो एंगल जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन रे है और नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में रहेंगे। प्लेन से मुराद एक ही जगह पर रहेंगे।
और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि आई इक्वल होगा आर के। सब चीज़ें आपने अच्छे से याद करनी है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये स्मूथ सर्फेसेस पे होती है जैसे मिरर्स पे। रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, यानी कि पैरेलल होती है, बिल्कुल क्लियर इमेज हमारे पास फॉर्म होगी। दूसरी है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रफ सर्फेसेस पे होती है जैसे पेपर वगैरह पे। रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर कर जाती है, बहुत सी डायरेक्शन में निकल जाती है और हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत से एंगल से देख पाएंगे इसमें। फिर है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। If light bounces between two mirrors facing each other, multiple images appear, like in a barber shop. कहता है अगर लाइट बाउंस करेगी दो मिरर्स के दरमियान, यानी कि यहाँ पर अभी और पीछे भी, तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सी तस्वीरें आ सकती हैं। जैसे नाई की दुकान पे आप लोग देखते हो एक आगे और एक पीछे में जा रही होती है आपके पास। मिनी लैब करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रोसीजर, इसके ऑब्जर्वेशन, नथिंग इज नीडेड। ग्लॉसरी आप लोग देख सकते हो। आगे अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक है ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इमेजेस इन अ मिरर। जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो हमारी इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर हमें शो होती है। किस तरह से, ये बात आप लोगों ने गौर से सुननी है। इमेज सेम डिस्टेंस पर है बिहाइंड द मिरर, पीछे भी, और हम लोग उसके सामने हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है मिरर से और उसके बाद हमारी आंखों में आती है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है हम लोगों को। मिरर जो है हमारी दीवारों पर, वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास रूम्स को बड़ा दिखा सकते हैं। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि हमारा दिमाग जो इमेज देख रहा है वो बिहाइंड द मिरर देख रहा है, मिरर के पीछे वाली इमेज देख रहा है। ऐसा किस तरह से होता है? लाइट रेज जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट से आती हैं और वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किस तरह से? फ्रॉम द मिरर इन टू आवर आइज, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती हैं। ब्रेन क्या समझता है? ब्रेन समझता है कि लाइट आ रही है पीछे से, बिहाइंड द मिरर से। इस वजह से हम लोगों को वर्चुअल इमेज दिखती है। वर्चुअल इमेज मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा इसको, ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आए। मैं 10th की बुक्स में आपको दिखाता हूँ। Just give me a second right now here, ताकि आपको ना चीज़ें समझ भी आएंगी हो क्या रहा है इसमें। 10th की मैं बुक्स में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि असल में इसमें क्या चल रहा है। 10th ऑल बुक्स पकड़ते हैं इनको। फिजिक्स, चैप्टर नंबर 14। Let me show you. Okay. सबसे पहली बात जो आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है वो क्या थी कि ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि इस एंगल से लाइट आ रही है। ये नॉर्मल ड्रा किया और यहाँ से टकरा के वापस चली गई, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि जिस एंगल के साथ वो नॉर्मल के साथ टकराई। ओके, समझो ये एयर से हमारे पास रे ग्लास में आ रही थी, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी कहलाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या दिखाना था, और यही देख लो फिलहाल के लिए, इतना काफ़ी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या है हमारे पास, हम लोगों ने कहा कि अगर दो मिरर्स प्लेस्ड हैं तो लाइट क्या होगी, तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उनके दरमियान में। तो जो एंगल होगा मिरर्स के दरमियान में वो क्या कर सकता है, वो रेज को पैरेलल कर सकता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हमने देखे हैं तो वो क्या कहता था, और ज्योमेट्री का लॉ वो कहता है कि मिरर्स नीड टू बी एट 90 डिग्री टू मेक द रेज पैरेलल। मिरर्स को 90 डिग्री पर होना पड़ेगा ताकि रे हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो जाए। आगे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कब है? रिफ्रैक्शन तब होगी, हमेशा याद रखना, कि जब लाइट बेंड करेगी, जब वो पास करती है एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल के अंदर। समझो जैसे अभी हमने देखा वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो उसमें होगी रिफ्रैक्शन। क्या होगी? रिफ्रैक्शन। जब आप लोग एक गिलास लेते हो पानी का, उसका पेंसिल डालते हो तो आपको ऐसा लगता है पेंसिल टूटी हुई है, उसके पीछे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। लाइट बेंड हो जाती है क्योंकि डिफरेंट स्पीड में जा रही है ना, हवा में उसकी अलग स्पीड है, ग्लास में उसकी अलग स्पीड होगी।
स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। वैक्यूम के अंदर अगर हम लोग बात करें, लाइक कोई हवा नहीं है, उसका स्पीड लाइट की इतनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास, वाटर या डायमंड के अंदर लाइट स्लो हो जाती है क्योंकि उसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में से टकराना पड़ता है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट्स स्लोज डाउन। लाइट हमारे पास नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है जब वो स्लो हो जाती है, यानी कि डेंसर मीडियम में जाती है। डेंसर मीडियम क्या है? जो कि जिसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब है। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जो बेंड होगी कब? जब स्पीड अप हो जाएगी, यानी कि रेयर मीडियम में जहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स नहीं है, कम मॉलिक्यूल है, वहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, ये क्या मेजर करता है? ये हमारे पास मेजर करता है कि कितनी लाइट बेंड करती है एक मटेरियल के अंदर। इसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हम लोग डायमंड की बात करें, उसमें n कितना है? 2.49 है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि एक रेशो है दोनों चीज़ों के दरमियान की, कि किसी चीज़ की स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है और किसी चीज़ की स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में कितनी है। देन वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ जिसको हम लोग कहते होते हैं। इसमें आप लोगों ने चंद टर्म्स को याद रखना है। सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। वही हम लोगों ने जो लाइन देखी थी कि ये लाइन है, हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है और आई टकराई रे, इंसिडेंट रे, और देन घुस गई अगले मीडियम में, तो वो रिफ्रैक्ट होकर अंदर गई है। तो हमारे पास ये नॉर्मल है जो हम लोगों ने ये वाली लाइन बनाई हुई है। इंसिडेंट रे क्या थी? जो लाइट आ रही है सोर्स से। एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल वो बना रही है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने खुद देखा है अभी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? रिफ्रैक्टेड रे क्या है? जो आगे जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे, जो एंगल वो बना रही है रिफ्रैक्शन का एंगल है, सिंपल। तो स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ कहता है n1 × sin i इज इक्वल टू n2 × sin r। इंसिडेंट, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड। ओके, सो n1 हमारा पहला मीडियम है, n2 दूसरा मीडियम है। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग depends on the incident angle and the speed change in the new medium। कितना बेंड होगा वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना बेंड होगा, और स्पीड चेंज कर जाएगी। नए मीडियम में जाएगा ऑब्वियसली स्पीड चेंज करेगी। अगर डेंसर मीडियम है तो क्या होगा? स्पीड स्लो हो जाएगा। अगर रेयर मीडियम है, उसके मॉलिक्यूल दूर है, तो स्पीड तेज हो जाएगी। अगर लार्ज चेंज इन स्पीड के अंदर बहुत फर्क पड़ा है तो बेंडिंग भी ज़्यादा होगी। लार्ज इंसिडेंट एंगल है, जो एंगल हम लोगों ने लगाया है पहला, जो इंसिडेंट रे जिससे आई है, वो अगर बड़ा है तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन एक लिमिट तक होती है। ये हमारे पास ग्लॉसरी है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट बेंडिंग, हमने देखा कि जब लाइट पास करती है एक मटेरियल से दूसरे मीडियम के अंदर, लाइक हवा से पानी में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो वो बेंड करेगी। इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखे कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो सब एक प्लेन में रहेंगे। The angle and the refractive indices of the two materials are related to Snell's law. Snell's law हमने देखा है, n1 × sin θ1 is equal to n2 × sin θ2। n1 क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले मीडियम का, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का, θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर हमारे पास लाइट आ रही है फ्रॉम वैक्यूम में क्या था? n इज इक्वल टू 1 है, वैक्यूम का 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम के अंदर फार्मूला क्या हो जाएगा? sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 1 ही आएगा। तो लाइट एंटर कर रही है ग्लास से हवा के अंदर, तो n1 है 37 डिग्री सेल्सियस पे, और रिफ्रैक्ट कर रही है 21 डिग्री सेल्सियस पे। तो खाली वैल्यूज लगाओ, sin 37 sin 31, तो 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ग्लास का। देन एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी रिफ्रैक्शन। एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पेपर में तो आता नहीं है। देन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको देखते हैं, बड़ा कमाल का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। व्हेन लाइट हिट्स अ बाउंड्री इनसाइड अ मीडियम, जब लाइट हिट करती है एक बाउंड्री को किसी भी मीडियम के अंदर, तो पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स बैक, तो कुछ उसका पार्ट पीछे रिफ्लेक्ट कर जाता है, और कुछ पार्ट उसका उसी मीडियम में आ जाता है, दूसरे मीडियम में। अगर लाइट मूव कर रही है डेंसर मीडियम, यानी कि जिसके मॉलिक्यूल्स करीब हैं ग्लास वाटर से, रेयर मीडियम जिसमें कम मॉलिक्यूल्स हैं हवा वगैरह में, तो क्या होगा? किसी बड़े एंगल के ऊपर तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी इनसाइड ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल, यानी कि वापस उसी में चली जाएगी, अंदर ही नहीं आएगी। इसको कहते होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट वापस चली गई, जैसे आई थी वैसी की वैसी वापस चली गई, अगर एंगल हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। समझ आइए ये बात? नहीं आई तो दोबारा बताता हूँ, एक दफ़ा और से सुनो। मैंने कहा है when light hits a boundary inside a medium, part of it reflects back. कुछ तो रिफ्लेक्ट कर ही जाता होता है, पीछे चला जाता है, और कुछ अगले मीडियम में चला जाता है। लेकिन if the light tries to move from denser medium to a rarer medium at a larger angle के ऊपर अगर वो हमारे पास इस तरह से होगा तो वो कंप्लीटली अंदर चली जाएगी, बजाय कि वो उधर जाती कुछ अगले मीडियम में। ये कंप्लीटली जो है हमारे पास क्या है कि एग्जिस्टिंग मीडियम के अंदर चली जाती है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे obeys the laws of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, और यही चीज़ ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज़ होती है, मिरर्स में, प्रिज्म्स में यूज़ होती है, ताकि सारी चीज़ उसके अंदर ही रहे, कोई चीज़ बाहर ना निकल पाए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पर, इसीलिए समझ आइए आप लोगों को बात। ये तो समझनी चाहिए आपको। देखो अब एंगल कितना बड़ा है, इसलिए सारी की सारी यहीं पर आ गई, कोई मुड़ी नहीं, ठीक है, सारी रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ गई। यहाँ पर तो फिर भी एंगल छोटा था, कोई ना कुछ बाहर चली गई। यहाँ 90 डिग्री एंगल था तो यहाँ पर भी अंदर नहीं गई, लेकिन इधर हो गई, इसमें पूरी अंदर ही आ गई। ओके, गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। आगे है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट बेंडिंग बिटवीन मीडिया। हमने देखा कि जब लाइट ट्रैवल कर रही है लेस डेंस मीडियम, जैसे कि हवा से डेंसर मीडियम के अंदर, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है, नॉर्मल की तरफ उसने बेंड कर लिया, वो आराम से कौन से हो गया उसका काम। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया है, फिर क्या होगा? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंस मीडियम, यानी कि रेयर में चली गई है, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है। यानी कि इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल को हम लोग बढ़ाएंगे, इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। मूविंग इट फर्दर फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से और ज़्यादा मूव हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें, लेकिन आपको एज इट इज़ याद करनी है, घबराना नहीं है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। देखो जब एंगल 90 हुआ तो ये इसकी तरफ चला गया, नॉर्मल की तरफ नहीं गया, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। जब और बड़ा एंगल हुआ तो ये तो बिल्कुल ही अंदर आ गया। जब एंगल छोटा था थोड़ा सा, तो फिर तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई है, लेकिन नॉर्मल इधर है तो ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे चली गई है, लेकिन वैसे फिर नहीं हो पाया था। क्रिटिकल एंगल की अगर बात करें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो क्या होगा? मूव अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द सेकंड मीडियम, तो वो जाना शुरू कर देगा। रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो मूव करेगी बाउंड्री की तरफ दोनों मीडिया के, बजाय कि उसे चाहिए तो सेकंड मीडियम में जाके घुसती, लेकिन वो वहां नहीं गई। इसको कहते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। इसी को तो क्रिटिकल एंगल हम लोग कह रहे थे, ठीक है? ये सी लिखा हुआ है, देखा आपने? यानी कि वहां भी नहीं गई ना मुड़ी है, इस तरफ जाना शुरू हो गई। अरे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, समझियो बात को। तो ये 90 डिग्री था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, अभी देखा हमने कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट पास नहीं होती दूसरे मीडियम में, बजाय कि वो अंदर रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है अगले मीडियम के। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक कंप्लीटली इनटू द सेम मीडियम व्हेन मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि 90 से भी बड़ा एंगल होता है। इसके लिए चंद कंडीशंस होती हैं TIR के लिए, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, TIR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है। लाइट ट्रैवल कर रही होनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर, एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल का अगर मैं फार्मूला की बात करूँ यहाँ पर, तो वो क्या रहेगा? N1 इंटू साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू N2 इंटू साइन 90। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा? N2 बाय N1 के। समझो कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक हमारे पास पॉलीसेट्राइन पाइप है जिसका N 1.49 है, उसको सराउंड किया हुआ हवान है जिसका N1 है,
तो दोनों की वैल्यूज डाल लेते हैं, उनको डिवाइड कर लेते हैं। लाइक हमारे पास n2/n1 करना है हमने, तो 1/1.49, क्रिटिकल एंगल 42.2 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल अबाउट 42.2 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है वो ग्रेटर देन 42.2 डिग्री होगा, तो तब ही हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो पाएगी, उसके बिना नहीं हो सकती। इससे बड़ा एंगल होना चाहिए बाय द वे। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना क्रिटिकल एंगल का, कि n2/n1 होता है हमेशा, बस ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ से एक्सपेरिमेंट देन हम लोगों ने नहीं करना, ये वाला दोबारा से, बुक में ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं जो करने की है नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गया। देन वी हैव गॉट ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये थिन ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे लाइट पल्सेस, और ये बहुत दूर तक लेकर जाती है। जैसा इंटरनेट है हमारा, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर है, काफ़ी दूर तक जो है हमारे पास हम लोग बातचीत कर सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इसके अंदर भी, यानी कि लाइट ट्रैप रहती है, उससे बाहर नहीं जा सकती तार में से। स्ट्रक्चर क्या ऑप्टिकल फाइबर का, इसमें कोर होता है, क्लैडिंग एंड जैकेट। कोर के अंदर ट्यूब है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि डेंसर, लाइट को कैरी करती है। क्लैडिंग के आउटर ट्यूब, बाहर की ट्यूब है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कम डेंस होती है, और लाइट अंदर रहती है, अंदर ही रहती है रिफ्लेक्शन के जरिए। जैकेट क्या, प्रोटेक्टिव लेयरिंग ऊपर हुई भी होती है उसके क्लैडिंग के ऊपर। काम किस तरह से करता है, लाइट एंटर करेगी कोर में, जो कि एंगल होगा ज़्यादा क्रिटिकल एंगल से। इट बाउंसेस इनसाइड द कोर विदाउट एस्केपिंग, ये बाउंस करेगी अंदर ही कोर के, बजाय के बाहर निकलने के, और मूव करेगी फाइबर के अंदर ही जब तक अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, बाहर नहीं निकल सकती। अब रिसीविंग एंड पे यहाँ पर लाइट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, यानी कि आवाज़ थी, वॉइस था, वीडियो था, जो भी था उसमें फोटो डियोड्स और पिन डियोड्स इसमें लगे होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का फ़ायदा क्या है, हाई बैंडविड्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा डाटा एक साथ लेके जा सकती है, स्पीड बहुत फास्ट है, इसलिए आजकल ऑप्टिकल फाइबर पे इंटरनेट सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास कोई सिग्नल्स ऐसे नहीं है जो आके उसको ख़राब करें, डिस्टॉर्ट कर सकें। लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे क्वालिटी लूज़ नहीं होती उसकी। पावर कम यूज़ करता है, बिजली कम यूज़ करता है, काफ़ी देर तक निकाल जाता है, और कॉस्ट कम है मेंटेनेंस की। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, वही इंटरनेट, फ़ोन लाइंस के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर एंडोस्कोप्स की जाती हैं इसमें, डिफेंस सिस्टम के अंदर बनाया जाता है ताकि अच्छी सिक्योर कम्युनिकेशन की जा सके। ब्रॉडकास्टिंग लाइक सिंपल, वही नशरियात जिसे कहते हैं, लाइटिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव थिन लेंसेज। थिन लेंसेज क्या है, lenses are transparent objects that bend light refract to form images, यानी कि lenses ऐसे transparent objects होते हैं जो लाइट को बेंड करते हैं ताकि images बने। ग्लास के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, और एक कर्व्ड सर्फेस होती है, लेकिन उसमें दो मेन टाइप्स हैं इसकी, एक है कन्वेक्स एंड एक है कॉनकेव। कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स लेंस, एंड डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस। कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस क्या है, थिकर इन द मिडल, दरमियान में थिक होते हैं, साइड एजेस से थिन होते हैं। फोकस लाइट रेज टू अ पॉइंट, फोकस करते हैं लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर। डाइवर्जिंग, जबकि थिनर होते हैं दरमियान से, और थिक होते हैं एजेस से, लाइट को स्प्रेड करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है लेंसेज के रिलेटेड। इसमें पहली टर्म है फोकल लेंथ, एफ। लेंस से डिस्टेंस फोकल पॉइंट तक का हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, रियल फोकल पॉइंट होता है। कनकेव में नेगेटिव फोकल लेंथ होती है एंड वर्चुअल फोकल पॉइंट होता है। ये आप लोगों ने चीज़ें एज इट इज़ याद करनी है अच्छे से, ठीक है। देन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, ऐसे दरमियान में से इमेजिनरी लाइन गुजार होते हैं, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकल या फोकल पॉइंट, पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज, यानी कि कन्वेक्स या अपीयर होती हैं, डाइवर्ज हो जाती है हमारे पास कनकेव में। ऑप्टिकल सेंटर ओ क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर, लेंस का सेंटर। लाइट पास कर रही होती है उसमें से, और जो लाइट यहाँ से पास करेगी वो बेंड नहीं होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है जहाँ से लेंस, फ्रॉम विच द लेंस इज अ पार्ट, यानी कि फोकल लेंथ का ज़्यादातर ये ट्वाइस होता है, यानी कि 2 ऑफ फोकल लेंथ हमारे पास होता है अवे फ्रॉम द लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक्शन ऑफ लेंसेज ऑन पैरेलल रेज, इसमें है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स, बेंड्स पैरेलल रेज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल रेज मीट एट फोकल पॉइंट, सारी रेज
कहाँ पर आके मिलेगी, फोकल पॉइंट के ऊपर। इमेज बिल्कुल रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और कुछ टाइम वर्चुअल भी हो सकती है। डाइवर्जिंग लेंस की अगर बात करें कनकेव की, तो क्या करता है, बेंड करता है पैरेलल रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लेकर जाता है। रेज अपीयर होते हैं डाइवर्ज होके, वर्चुअल भी होती हैं, फोकल पॉइंट पे भी होती हैं। तो ये कौन सी इमेज बनती है यहाँ पर, डाइवर्ज होकर जाती है वर्चुअल फोकल पॉइंट पर। तो अगर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूँ, तो आगे हमारे पास डाइवर्जिंग कनकेव लेंस हैं, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। आगे हमारे पास रे डायग्राम्स बाय लेंसेज की, जो हमारे पास रे डायग्राम्स है, अब हम लोगों ने उसको देखना है। रे डायग्राम्स क्यों बनाई जाती हैं? रे डायग्राम्स हमें बताती हैं कि कहाँ पर इमेजेस बनेगी और किस टाइप की इमेजेस बनेगी। तो दो रेज होती हैं टॉप से ऑब्जेक्ट के, ताकि हम लोग इमेजेस इसमें ड्रा कर पाएँ। कन्वर्जिंग लेंस के अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, रेज आर पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी कहीं पर पड़ा हुआ है, रेज पैरेलल है, इमेजेस फॉर्म्स एट फोकल पॉइंट एफ के ऊपर इमेज बना करेगी। इमेज बहुत छोटी हुआ करेगी लेकिन रियल हुआ करेगी। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हो, यानी कि दो फोकल पॉइंट पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हम लोगों ने बात की हुई ऑलरेडी, वहाँ पर क्या होगा, इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकल पॉइंट और 2f के दरमियान बनेगी। इमेज छोटी ही बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रख देते हो, इमेज 2f पे ही बनेगी, सेम साइज की, रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखोगे तो इमेज 2f से बियॉन्ड बनेगी, लार्जर इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर उठा के रख दोगे, इन्फिनिटी भी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट को अगर एफ के अंदर रख देते हो, यानी कि लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान में, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर उसी सेम साइड पे, और वर्चुअल अपराइट एंड लार्जर, ऊपर एंड लार्जर इमेज बनेगी। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर और स्मॉलर एन इमेज इज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज है ऑब्जेक्ट से। एम यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस के जरिए भी इसको मेजर किया जा सकता है। एम क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, कितने दूर से बनी है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यानी कि कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से। तो दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दो। अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, अगर छोटी आती है तो लेस देन 1 है तो मतलब ऑब्जेक्ट छोटा है, अगर इक्वल आती है तो मतलब कि सेम साइज है, नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, अगर पॉजिटिव एम आता है तो मतलब कि अपराइट बनी है हमारे पास इमेज। तो अगर इसमें मैं आप लोगों को चंद चीज़ें बताऊं जो कि आपको लोगों रियल इमेज हमेशा याद रखना कि लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म द इमेज, यानी कि एक्चुअल में मिल जाती है हमारे पास रेज और वो रियल इमेज बनाती है, बिल्कुल सही वाली इमेज बनाती है। वर्चुअल इमेज हम लोग कहते हैं कि इमेज फाउंड बाय एक्सटेंडिंग रेज बैकवर्ड, पीछे की तरफ रेज को लिया जाता है और वो पीछे से जाके हमारे पास बनती है, और वो असल में इमेज नहीं बनती, प्रोजेक्ट नहीं होती है हमारे पास इमेज। ओके, आगे है लीनियर मैग्निफिकेशन यूजिंग डिस्टेंसेस। Linear magnification can also be calculated using the distances of image and object from the lens. फार्मूला इसका याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, कितना डिस्टेंस है इमेज का लेंस से, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से, यानी कि m इज इक्वल टू क्यू बाय पी। ये q है और ये अगला p है। q क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, p क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। साइन कन्वेंशन, रियल इमेज में q हमेशा पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज में q नेगेटिव होगा। एंड कंबाइंड फार्मूला विद हाइट, m किसकी इक्वल है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, q डिवाइडेड बाय p कर सकते हो। एग्जांपल ले लो, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 6 है, मैग्निफिकेशन उसकी 3 है, फोकल लेंथ उसकी 5 है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो m को मल्टीप्लाई करोगे o के साथ, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ, तो 3 × 2 करोगे 6। डिस्टेंस इमेज का निकालना तो m × p मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 6 18 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ इमेज क्या, रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस, ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस के ऊपर इमेज बनेगी। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, देखो रियल इमेज में क्या होता है कि रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, वर्चुअल में हमें दिखता है कि हाँ मिल रहे हैं। लोकेशन क्या होगी, ऑपोजिट साइड ऑफ लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, रियल इमेज में सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे होगी वर्चुअल में। कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे दिखाई जा सकती है रियल इमेज, वर्चुअल में नहीं दिखाई जा सकती। ओरिएंटेशन की बात करें तो यूजुअली इन्वर्टेड होती है ऑब्वियसली, और ये यूजुअली अपराइट होती है। एग्जांपल्स की बात करें, इमेजेस फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस बियॉन्ड एफ या कनकेव मिरर्स की बात करें तो
इमेजेस फाउंड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमें बनाता है और डाइवर्जिंग लेंस बनाते हैं वो सब वर्चुअल इमेजेस। अब मैग्नीफाइंग ग्लास वाली तो हमें तस्वीर नज़र नहीं आती ना कभी भी, इसलिए वो सब वर्चुअल है। एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट को क्लोज डाला जाता है फोकल पॉइंट से, इमेज बड़ी दिखती है, अपराइट एंड वर्चुअल इमेज होती है। किस तरह से पकड़ना है, लेंस को ऑब्जेक्ट के करीब ले जाना है, लेंस को करीब लेते जाओ जब तक क्लियर और फोकस्ड इमेज ना मिल जाए। आई ग्लासेस करेक्ट विजन के लिए हमें अच्छी ये चीज़ यूज़ होती है। कैमरा में लेंस जो होते हैं फोकस के लिए और कैप्चर करने के लिए इमेजेस को, माइक्रोस्कोप लेंसेज की बात करें तो मैग्नीफाई कर सकता है छोटे ऑब्जेक्ट्स को साइंस के लिए। टेलीस्कोप लेंसेज की बात करें तो स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह को जो है वो हमारे पास दिखाने के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये था हमारे पास होल चैप्टर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनिट नंबर 14 फिजिक्स ग्रेड 10th। एंड यहीं तक था स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।